एक नाराज़गी मोदी जी से है कि उन्होंने बनारस के लिए कुछ किया नहीं है और मोदी जी इस चुनाव में फंस गए हैं। काशी कॉरिडोर बनाया है, वो भी गुजरातियों का, जो दुकानें हैं वो गुजरातियों का, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। तो जितना औरंगजेब ने मूर्तियाँ नहीं तोड़ी, उससे ज़्यादा मोदी जी ने तोड़ दिया है। ये 400 पार बोलते हैं, तो उसमें से 543 है, उसमें 400 घटा दीजिए, 143 बचेगा उनके लिए। नरों के ही राजा नहीं है नरेंद्र मोदी जी, वो सुरेंद्र हो गए हैं, सुरों के भी राजा हैं। प्रधानमंत्री जी के जो स्पीच है, उसकी जो गिरावट है, वो लोग महसूस कर रहे हैं और उसी गिरावट से लोगों ने कहा कि अरे अब तो मोदी जी की सरकार जा रही है। लोग अब त्रस्त हो गए हैं उससे। 5 ही महीने में विष्णुदेव साय की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। मुसलमानों के बारे में यही नौका विहार करते हुए क्या बोला था कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन राजनीतिक लायक नहीं रहूँगा, और दूसरे दिन फिर मुसलमान की बात करने लगे। आप बोल के क्या आए थे? आप बोल के आए थे विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में जमा करेंगे, किसानों का आय दुगुनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल, नौकरी हर साल देंगे, और महंगाई है 100 दिन के भीतर में कम करेंगे। ये तो जस्ट उल्टा हुआ। आम जनता सोच रही कि ये प्रधानमंत्री जी कब जाए। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और हमारी मौजूदगी अभी बनारस में और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। जैसे जैसे चुनाव आप आखिरी दौर पे हैं, वैसे वैसे तपिश भी गर्म होती जा रही है। जो राजनीतिक तपिश है वो अपने चरम पर है और हमारी उपस्थिति तो बनारस में ही है। साथ साथ बनारस में और भी नेताओं की, तमाम नेताओं की उपस्थिति है और इस वक्त हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी हैं और इस बार वो उम्मीदवार भी हैं छत्तीसगढ़ से। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बनारस में भी आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर, आप प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हैं, क्या लगा है, कैसा लगा है संसदीय क्षेत्र? देखिए, मैं लगभग 3 दिन से यहाँ हूँ और विभिन्न स्थानों पे विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात हो रही है और जन सामान्य से भी मुलाकात हो रही है। एक नाराज़गी मोदी जी से है कि उन्होंने बनारस के लिए कुछ किया नहीं है, रोज़गार के लिए कुछ किया नहीं है। रोज़गार जो थे, उद्योग, वो बंद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की नाराज़गी बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी पूरे देश में चरम पर है, तो बनारस उससे अछूता नहीं है और इसलिए नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। नाराज़गी है। अच्छा सर, बनारस कहा जा रहा है इस बार तीसरी बार भी अजय राय जी ही हैं सामने मुकाबले में। 2014 में उनका जमानत जब्त हो गया था और केजरीवाल 2 लाख वोट पे थे, सेकंड नंबर पे थे। इस बार क्या उम्मीद है, साख बचा पा रहे हैं या फिर? अभी जैसे कि मैंने पहले कहा कि नाराज़गी बहुत है हर वर्ग में, तो इस समय लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और ये प्रजातंत्र है और कुछ भी हो सकता है, बड़े उलटफेर भी हो सकते हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो लड़ाई है वो कांटे की है और मोदी जी इस चुनाव में फंस गए हैं। अजय राय जी कह रहे हैं कि बनारस के हर काम में, हर वर्ग में अब गुजराती आ रहे हैं। आप 3 दिन से यहाँ पे हैं, आपको भी ऐसा महसूस हुआ है? देखिए, यहाँ जो काशी कॉरिडोर बनाया है, वो भी गुजरातियों का, जो दुकानें हैं वो गुजरातियों का, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। तो बनारस में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है सर? डेवलपमेंट दिख रहा है, रोजगार क्या है? आप उसी मंदिरों को तोड़ दिए। यदि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शब्दों में कहें तो जितना औरंगजेब ने मूर्तियाँ नहीं तोड़ी, उससे ज़्यादा मोदी जी ने तोड़ दिया है। तो यहाँ पुराने जो काशी में जो मंदिर थे, काशी विश्वनाथ के परिसर में बहुत सारी मूर्तियाँ थी, सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने मूर्तियाँ थी, सबको तोड़ दिया गया। तो उससे नाराज़गी। अभी देखिए, राजघाट जो था वहाँ पे जिसमें विनोबा भावे जी का आश्रम था, वहीं पर जयप्रकाश नारायण का निवास था, सबको तोड़ दिया गया। और धरोहर थी वहाँ, हस्तलिपियाँ, पत्र थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, बहुत सारे साहित्य से, सबको सड़कों पर फेंक दिया गया।
जो भूदान यज्ञ में लाखों एकड़ ज़मीन लेके जो भूमिहीन उसको बांटा गया है, और वो विनोबा भावे जी क्या अपने आश्रम के लिए जो ज़मीन है वो अवैध कब्जा करेंगे? और ये यदि वो अवैध कब्जा नहीं था तो तोड़ किस लिए दिया? इसलिए कि मोदी जी के हाथ जुड़े हुए वहाँ पे एक स्टेचू लगाया जा सके। नमो घाट बनाया है। तो आप इतिहास की किस प्रकार से तोड़ मरोड़ रहे हैं? तो ये सारी नाराज़गी लोगों में है। सर मतलब अब तो ये 7वें चरण का चुनाव है, चुनाव अब खत्म ही होने वाला है और आप अभी शिमला गए, काफ़ी जगह आप किया, सभा किया आपने, क्या लगा, माहौल क्या लगा? पूरे दक्षिण से उत्तर तक के, पूरब से पश्चिम तक के एक ही इस समय का लोगों का मूड है, वो परिवर्तन का है, पूरा परिवर्तन। फिर ये 400 पार के कैसे नारे मिल रहे हैं? किसी राज्य में बढ़त तो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि दिल्ली में बात करेंगे तो वहाँ घटेगा। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ हो रहा है, गुजरात में कम होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह कम। और बढ़त कहाँ ले रहे हैं? 400 पार के बाद क्या 272 के जो जादुई आंकड़ा उसको नहीं छू पाएंगे। तो ये तो वही, ये 400 पार बोलते हैं तो उसमें से 543 है, उसमें 400 घटा दीजिए, 143 बचेगा उनके लिए। 143 बचेगा। प्रशांत किशोर को शायद आप जानते हो सर? जानता हूँ, पैसे के लिए काम करते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी आकलन कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सीट में कोई कमी नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, फिर भी कमी नहीं है, जादुई आंकड़ा तो वो क्रॉस कर रहे हैं आराम से। देखिए, वो कभी भाजपा के लिए पैसे लेकर काम करते रहे, बंगाल में उन्होंने काम किया, बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश में एक बार कांग्रेस के लिए भी काम किया था, अनेक दलों के लिए वो काम करते रहे, पैसे खाते, उसका कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं है। हालांकि अभी पार्टी बना लिया है, लेकिन उसे चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तो वो बिजनेसमैन है, तो उससे जिससे एग्रीमेंट होता है उसके लिए काम करते हैं। अभी पता नहीं चला कि एग्रीमेंट बीजेपी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जो भाषा बोल रहे हैं तो वो भाषा ये है कि वो भाजपा के लिए कर रहे हैं और भाजपा के साथ उनके एग्रीमेंट होगा जो छुपा हुआ है। तो वो तो बिना पैसे के कोई काम करता नहीं है। ठीक है। प्रशांत किशोर जी ने एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में कहा था कि सोनिया गांधी रायबरेली में एक ही सभा की उन्होंने, सोनिया जी ने एक ही सभा किया, रायबरेली की जगह उन्हें बनारस करना चाहिए था, नंबर ऑफ सीट थोड़ा इंक्रीज़ होता शायद, क्योंकि रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ ही है, उनका ये कहना था, तो उन्हें शायद बनारस आकर के एक सभा करनी चाहिए थी। एक तो वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उसके बयान का मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए, तो प्रधानमंत्री जी पूछते अमेठी क्यों नहीं गए जब पिछले बार गए थे? जिस समय भी जाना था, जब कंगना रनौत के कार्यक्रम उसके लिए जा सकते मंडी, तो अमेठी स्मृति ईरानी के लिए भी जा सकते थे, क्यों नहीं गए? ये सवाल उनको पूछना चाहिए था। तो माहौल इस बार पूरा गर्म है? बहुत बेहद गर्म है, राजनीतिक रूप से भी और मौसम भी। अच्छा, आप शिमला भी थे, अभी बनारस आने से पहले आप शिमला में थे, और अभी जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, मंडी से तो जीतना मुश्किल है विक्रमादित्य जी का। देखिए, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भाजपा के, वो चारण भाट टाइप के काम कर रहे हैं। अब वो नरेंद्र मोदी, नरों के ही राजा नहीं है नरेंद्र मोदी जी, वो सुरेंद्र हो गए हैं, सुरों के भी राजा हैं। इस प्रकार के वीडियो मैंने देखा है, वो सही है गलत मैं नहीं जानता, लेकिन उस प्रकार की बातें कही गई है। तो चाटुकारिता में इस हद तक के जा सकते हैं, वो कोई नड्डा ही जा सकते हैं। एक चीज़ आप मतलब कांग्रेस पार्टी पे एलिगेशन लग रहा है जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है कि SC ST OBC के आरक्षण को लेकर के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कल जेपी नड्डा जी भी हिमाचल में यही कह रहे थे, इनका बयान आया, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है मंच से। तो ये क्या चल रहा है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी 10 साल से हैं, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। वो कभी पश्चिम बंगाल के बारे में बोलते हैं, कभी कर्नाटक के बारे में बोलते हैं, उनके राज्य में तो लागू गुजरात में, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? और यदि उनको लगता है गलत है तो 10 साल तक करते क्या रहे आप? उस समय कार्रवाई क्यों नहीं कर ली? मतलब क्या ये सच है या फिर ये केवल राजनीति है, सच्चाई से बहुत परे है। यदि
आरक्षण है वो जातियों के आधार पर है, और जातियां सभी धर्मों में हैं। क्या सिख धर्म में अनुसूचित जाति नहीं है ना? क्या हिंदू में अनुसूचित जाति नहीं है? क्या मुसलमानों में पिछड़े वर्ग नहीं है? उसमें भी घांची है, उसमें भी कुरैशी है, उसमें भी बहुत सारी जातियां हैं। जो हिंदुओं में जो जाति है, कुछ जातियां मुसलमानों में भी हम देख सकते हैं, वही जाति उसमें भी है। काम तो वही कर रहे थे, तो उसका लाभ उसी आधार पर तो मिला है, उस जातियों के आधार पर तो मिला है। तो ये धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर मिला है और कार्यों के आधार पर मिला है। जिस तरीके से इस चुनाव में मंगलसूत्र पाकिस्तान की एंट्री हुई है, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा मिलेगा या फिर नुकसान हो रहा है? और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दुआएं पढ़ी जा रही हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए यहाँ पे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब से उल जलूल बातें करना शुरू किए, वो कब शुरू किए? जब हमारी घोषणा पत्र जारी हुई 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को बोलते हैं मुस्लिम लीग का एजेंडा शामिल किया गया। लोग पन्ना पलट के देख रहे थे कि मुस्लिम लीग है कहाँ घोषणा पत्र में, नहीं मिला। फिर आए वो मंगलसूत्र में, मंगलसूत्र छीन के बांट देंगे, तो फिर पन्ना पलटे। योगेंद्र यादव जी के मुझे उस समय के एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जिसमें वो बोलते हैं कि घोषणा पत्र बहुत बढ़िया है, लेकिन जनता तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर है वो ये शंका जाहिर कर रहे थे, पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। फिर वो प्रधानमंत्री जी मुस्लिम लीग से मंगलसूत्र, उसके बाद फिर भैंस तक के पहुँचाए, भैंस खोल के ले जाएंगे आपका। तो घोषणा पत्र को आम जनता तक के पहुँचाने का काम जहाँ कांग्रेस जनों ने किया, आम जनता ने किया, हमारे इंडिया अलायंस के लोगों ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। क्योंकि हमको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें हमको स्थान मिलता नहीं, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, तो इसलिए वो सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें सारी बातें आई और देश ने देखा कि इसमें कुछ है नहीं, और प्रधानमंत्री बार बार झूठे साबित होते गए। वो मछली, मटन, और उसके बाद फिर जिलों के कैपिटल, और वहाँ से लेके हाँ, और फिर मुजरा तक की बात आई। तो ये प्रधानमंत्री जी के जो स्पीच है उसकी जो गिरावट है वो लोग महसूस कर रहे हैं, और उसी गिरावट से लोगों ने कहा कि अरे अब तो मोदी जी की सरकार जा रही है। तो इस कारण से चौथे चरण के बाद जैसे राहुल जी ने नामांकन भरा, उसके बाद से जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है खासकर उत्तर भारत में, वो ज़बरदस्त है। और तो खुल के बोल रहे हैं परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन। तो ये जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोग जो दावा कर रहे हैं, जो तमाम नेता कह रहे हैं कि 300 इंडिया गठबंधन के खाते में है, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, देखिए यूपी, बिहार है ना, से लेके साउथ, ये भी देखेंगे तो वहाँ हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, और जहाँ डायरेक्ट फाइट है वहाँ भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, इन राज्यों में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं 2019 की अपेक्षा। और जहाँ हमारे गठबंधन है, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों में देखेंगे, या दिल्ली, तो हम बेहतर प्रदर्शन उसमें क्लीन स्वीप कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, दिल्ली की आपने बात किया, दिल्ली के सीएम के जेल से बाहर आने से क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है या फिर कांग्रेस को हुआ? क्योंकि पंजाब में तो आप लोग इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ थे, इससे फ़ायदा हो सकता है, मगर पंजाब तो ये गठबंधन की जहाँ तक बात है, वो इंडिया अलायंस जो गठबंधन किए हैं वो राज्य स्तर पे हुआ है। और आप न केवल आप पार्टी वालों से बात करें, कम्युनिस्ट से भी बात करेंगे तो पर भी केरल हम तो डायरेक्ट लड़ रहे हैं, और अभी से नहीं, वर्षों से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे पश्चिम बंगाल में हम साथ में हैं, अन्य राज्यों में साथ में हैं, राजस्थान में हम साथ में हैं, तो अन्य राज्यों में उस प्रकार से है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हम दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पंजाब में चूँकि वो सत्ता में है और हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो इस कारण से हम आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का क्या माहौल है सर, विष्णुदेव साय जी का?
वो तो बस साए साए हैं। हाँ, बिजली कटौती चल रहा है, साए साए। लोग अब त्रस्त हो गए हैं उससे। 5 ही महीने में विष्णुदेव साय की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है और हमारी सरकार के जो उपलब्धियां हैं उसको लोग याद कर रहे हैं। पर्ची वाला सरकार कहा जा रहा है उन्हें। इवन पर्ची तीनों वाला राज्यों सरकार, में हाँ। कहा जा रहा है तीनों राज्यों में जो सीएम बनाए गए हैं अपोजिशन पार्टी उन्हें पर्ची वाला कहते हैं। बिल्कुल, ये पर्ची वाले को विष्णुदेव साय को पिछले समय तो उसको न लोकसभा प्रत्याशी लायक नहीं समझे थे और अचानक इसमें टिकट दे दिए और उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि उसके कहीं कोई वो पहचान नहीं है जो एक मुख्यमंत्री को होता है। तो कनेक्टिविटी भी नहीं है। उसी दल के लोग उसे नेता नहीं मान रहे हैं। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं 4 तारीख को, जैसे रिजल्ट आए तो फिर बगावत, मतलब उस चर्चा यही है कि इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद बदल दिया जाएगा। अच्छा, ये भी बदल दिया जाए। सीएम बदल दिया। क्यों लोकप्रिय नहीं है वहाँ पे या लोग पसंद नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनके तो पूर्ण बहुमत है, हाँ। तो वहीं ये चर्चा है कि इसको बदलेंगे। भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं वहाँ हैं, वो बताते हैं बदल दिया जाएगा। अच्छा, ये है। सीएम बदल दिया जाएगा। सर बस एक लास्ट सवाल आपसे। कल यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी कुछ नहीं कर पाएगी और कल यहाँ पे रैली भी थी बनारस में, जनसभा किए थे राहुल गांधी और अखिलेश जी दोनों। कह रहे हैं, अब अखिलेश जी पहले तो कहते थे कि 80 में से बनारस छोड़ करके सारी सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। मैं अगर कल राहुल गांधी जी ने और अखिलेश जी ने दोनों ने कहा कि अब तो क्योटो भी जीत रहे हैं। क्योटो हम आपको बता देते हैं कि ये बनारस को ही प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते थे। क्योंकि तो बन नहीं पाया। अब बनारस के लोग ने ठान लिया है कि उसको अब चूँकि उम्र भी हो गई है, अब भूलने भी लगे हैं। कभी वो मुसलमानों के बारे में यही नौका विहार करते हुए क्या बोला था कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन राजनीतिक लायक नहीं रहूँगा, और दूसरे दिन फिर मुसलमान की बात करने लगे। तो भूलने भी लगे हैं और शब्दों में भी उसकी पकड़ नहीं रही है। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं उनको याद नहीं है। तो ऐसे में अब उसके अब वानप्रस्थ राजनीति से संन्यास लेने की उम्र भी हो गई और वैसे भी वो गाइडलाइन तय कर लिए 75 साल के बाद सबको राजनीति छोड़ देना चाहिए। तो उसमें मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे हमारे इंदौर की जो सांसद थी, जो लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, ताई उमा भारती नहीं, सुमित्रा महाजन, उसको 9 बार की सांसद थी, उसको बिठा दिया गया। तो जो खुद ही आपने पैमाना बनाया है, जो स्टैंडर्ड बनाया है, तो जो कसौटी आपने तय की है, तो उसमें खुद को खरा उतरना पड़ेगा। तो हो गया 74 साल तो हो गया, तो वैसे भी उनको छोड़ के चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो अब रिजल्ट के भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, प्री प्लान कर रहे हैं आपकी जीतने के बाद क्या करना है। 1 महीने पहले की तैयारी हो चुकी है, मतलब वो पूरे एकदम निश्चिंत है कि आ तो हमारी सरकार रही है और इधर आप लोग भी कह रहे हैं, तो मामला कहाँ फंसने वाला है फिर? अब देखो ऐसे है कि सपना देखने के लिए किसी कोई रोक तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी 10 साल तक कुछ किए नहीं, देश के लिए कोई उपलब्धि नहीं, लोगों ने उसके निर्णयों से तकलीफें पाई। नहीं, उपलब्धियां तो वो गिना रहे हैं हर मंच से, राम मंदिर गिना रहे हैं, धारा 370 गिना रहे हैं, आर्टिकल 370 और सीए गिना रहे हैं, यही सब गिना रहे हैं वो तो, और उनके समर्थक भी यही गिना रहे हैं। भाई राम मंदिर के बारे में हमारे जितने चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं जो सवाल खड़ा किए, उसका उत्तर देने उन्होंने कहा कि अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। तो जो हमारे धर्म गुरु हैं वो जब सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब तो दिया नहीं, और लोग गए वो भी बता रहे हैं कि अधूरा है, पूर्ण हुआ नहीं। 370 की बात है तो 370 जहाँ हटाए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए और सीए लागू नहीं कर पाए, तो किस बिना पे वोट मांगते हैं? 10 साल में केवल यही करना था। आप बोल के क्या आए थे? आप बोल के आए थे विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में जमा करेंगे, किसानों का आय दुगुनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल, नौकरी हर साल देंगे, और महंगाई है 100 दिन के भीतर में कम करेंगे। तो ये तो जस्ट उल्टा हुआ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो SBI ने जो लिस्ट जारी की है, सूची जारी की, उसे
समझ आ जाता है। वो तो गौ मांस के जो निर्यातक उससे भी पैसा खा गए। जो अभी जो कोविशील्ड के जो टीका है उससे लोगों की मौतें हो रही है और कोर्ट में स्वीकार भी किया हो सकता है, जो एफिडेविट दिया है उसमें भी ये बातें आ रही है और लोग महसूस भी कर रहे हैं कि इससे लोगों की मौतें हो रही है, तो उससे भी पैसा आपने ले लिया। तो जो आप अपनी एक छवि बनाए थे वो पूरी तरह से जनता के बीच में वो उतर चुका है, वो पर्दा हट चुका है कि आप बोलते क्या हैं और हैं क्या, ये जनता जान चुकी है। अच्छा सर, एक चीज़ ये चल रहा है लोगों के बीच में कि ये चल रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा ऐलान करके चुनाव लड़ती तो शायद और मजबूत होती। प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं और हमने जो अधिकतर जनता का भी यही कहना, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन देगी। वो मुंगेरी लाल जैसे सपना देख रहे हैं उसे कौन रोक सकता है? नहीं, मतलब 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेगी, किसने कहा? किस आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं? और प्रशांत किशोर को हमने कोई अधिकृत किया कि हमारी तरफ से बयानबाजी करे? तो कौन बनेगा हम तय कर नहीं, लेंगे। मतलब मजबूती होती है क्या अगर प्रधानमंत्री का चेहरा आप लोग ऐलान करके चुनाव लड़ते हैं? देखिए ये तो एलायंस जो पार्टियां उसकी अपनी रणनीति है और उसके टीम में मैं हूँ नहीं, उस कमेटी में मैं नहीं हूँ, तो उसके बारे में बोल नहीं सकता। 1 तारीख को बैठक रखी गई है, उसमें क्या करते हैं क्या नहीं वो सब पूरा देश नज़र उस पर। ये एकता जीत के बाद भी रहेगी? निश्चित रूप से हमारे तो नेचुरल एलायंस है। नहीं, एकता तो टूटती हुई जा रही है ना, क्योंकि केजरीवाल जी 2 तारीख को बोला गया है सरेंडर करने के लिए और ममता बनर्जी जी उधर से नाराज हैं, तो एकता अब मतलब ममता क्या? बनर्जी देखिए वो भाजपा के साथ भी अलायंस उनका रहा है, कांग्रेस के साथ भी अलायंस है। ममता दीदी के बारे में सब जानते हैं। तो लेकिन वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं जाएगी, अच्छा। क्योंकि जब वो गई तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके मंत्रिमंडल में, तो वो एक अलग व्यक्तित्व थे। अभी परिस्थिति ये है, अब तो अलायंस पार्टी एक छोड़ दीजिए, राजनीतिक दलों की बात छोड़ दीजिए, आम जनता सोच रही कि ये प्रधानमंत्री जी कब जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे भूपेश बघेल जी और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं और इस समय हमारी उपस्थिति बनारस में है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।